हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम सभी को क्लास 11th का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मॉडल सेट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं, जो हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत और एनालिसिस करके तैयार किया गया है। यदि अभी तक आप हमारा मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे पहले लिस्ट में सभी मॉडल सेट जितना हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं, चाहे वो हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी का, तो आप जाइए और देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। या फिर नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मॉडल सेट 1 का लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक है। आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम आपको इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देते हैं। तो हमारे सामने है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, यानी जीवन का जो सामान्य कारोबार होता है उसका आखिर क्या अर्थ होता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य का आर्थिक कार्य। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है, यानी कि किस चीज का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्पादन, उपभोग, वितरण या फिर सरकार का गठन। तो इन चारों में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सरकार का गठन। सरकार का गठन हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि सांख्यिकी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गॉडफ्राइड एनेलवाल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है ना, यानी सांख्यिकी शब्द से बहुवचन से क्या तात्पर्य है, सांख्यिकी का क्या मतलब होता है। तो सांख्यिकी का मतलब होता है इनमें से सभी, यानी कि सांख्यिकी का मतलब संख्यात्मक मान भी होता है, आंकड़ा भी होता है, सांख्यिकी तथ्य भी होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। और वैसे भी आपको हम बताएं जहां इनमें से सभी लगे वही को टिक करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है ना, यानी कि हम लोग अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में हम लोग किस तरह के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर आपके सामने देख सकते हैं, क्या कहता है, संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या होती है ना, कितने विकल्पों की संख्या कितनी होती है। तो छठा का सही आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2। कितने होती हैं, केवल 2। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर आपके सामने, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषण पर होती है ना, यानी कि किस प्रकार के आंकड़ों की सत्यता और विश्वसनीयता की जवाबदेही जो होती है वो अन्वेषक पर होती है, यानी कि जो अन्वेषण करता होता है, जो आंकड़ों को संग्रहित करता होता है उस पर होता है। किस पर, तो प्राथमिक, द्वितीयक या फिर प्रकाशित या फिर इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के आंकड़े का संबंध जो होता है, तो सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा प्राथमिक, है ना। प्राथमिक आंकड़ों का जो संबंध होता है वो यानी उस पर उसकी जो विश्वसनीयता या फिर सत्यता किस पर निर्भर करती है, जो अन्वेषक होता है सो, यानी कि जो उन आंकड़ों को संग्रह करता है उस पर होती है ना। चलिए किस प्रकार के आंकड़े, तो प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर की, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है ना, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आंकड़ों को संग्रह करता है। तो आठवां का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग अन्वेषक या फिर परीक्षक बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9th नंबर की, इनमें से किस विधि में परगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी कि इनमें से कौन सा विधि जो है, जो परगणक होता है उसका उत्तरदाता से प्रत्यक्ष एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो 9th का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, है ना, यानी इंटरव्यू जो होता है उसमें से परगणक का उत्तरदाता से एकदम प्रत्यक्ष, यानी कि उसमें आमने सामने का रिलेशन होता है। ठीक। परगणक यानी कि जो उत्तर पूछ रहा है ना, और उत्तरदाता यानी जो उत्तर दे रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था, यानी प्रथम जनगणना सबसे पहले कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 11 नंबर की, वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि जितना नंबर है उसको जोड़ दो। तो 2 नंबर है 60 और 80, तो दोनों जोड़ दो, और कितना नंबर है, 1 नंबर और 2 नंबर, तो 2 से इसको भागा दे दो। इसी तरह से क्या निकलता है, मध्य बिंदु, है ना। तो 80 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 80 और 60 140 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 140, और नीचे 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा 70। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, देख सकते हैं क्या कहता है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं ना, जब आंकड़ों को हम लोग समय के अनुसार से वर्गीकृत करते हैं तो उस तरह के आंकड़ों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस आंकड़ों को नाम को हम बोलते हैं कालानुक्रम है। क्या बोलते हैं, कालानुक्रम, है ना, जो काल के अनुसार यानी समय के अनुसार जो आंकड़ों को संग्रहित करे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी जो चर होता है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा हमारा 2, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं ना, किसी वर्ग में जो सम्मिलित होता है मदों उसकी हम लोग संख्या को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति। किस नाम से जानते हैं उसको? आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है, यानी विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बारंबारता सारणी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जानते हैं, यानी अंक गणितीय जो रेखा चित्र होता है उसका एक और नया नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काल श्रेणी आरेख, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है, यानी बारंबारता बहुभुज जो बनता है वो किससे बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयत चित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन की एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है, यानी एक अच्छी सारणी जो होता है उसमें से क्या सम्मिलित होता है? सारणी संख्या, शीर्षक एवं उपशीर्षक, या फिर अवशीर्ष, या फिर इनमें से सभी। तो 18 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आपको पहले भी बताएं कि इनमें से सभी नजर आएगा, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहता है कि वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस विधि का उपयुक्त है, यानी कि आंकड़ों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग को दर्शाते हैं जो है आंकड़ों को, वो सबसे अच्छा विधि कौन सा है? सारणी वाला, पाठ्य विषयक, आरेखी, या फिर इनमें से सभी। तो 9वां का जो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरेखी। आरेखी जो होता है वो सबसे बेहतरीन तक जो होता है वो विधि होता है। आप देखिए इनमें से भी सभी है लेकिन इसको टिक नहीं करना है ना। कुछ क्वेश्चन होता है जैसे 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होगा वो इनमें से सभी नहीं होता, बाकी 9 का 9 होता है इनमें से सभी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं कि हम देखें इनमें से सभी तो इसी को टिक मार दें। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामिति आरेख के अंतर्गत डैश आता है ना, यानी कि आंकड़ों को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ज्यामिति आरेख में क्या आता है? आयत चित्र आता है, बारंबारता बहुभुज, दंड आरेख, या फिर त्वरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारंबारता बहुभुज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में लौह व इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ, यानी कि कब से भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का जो विकास हुआ था वो प्रारंभ हुआ था? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है कि भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है ना, यानी कि भारत में जो जनांकीय है ना संक्रमण हुआ था उसका जो प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो 22 का 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1921 के पूर्व, है ना, यानी बिफोर 1921, यानी जो 1921 से पहले के समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत के जनांकीय संक्रमण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है ना। जो भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में हम लोग यूज करते हैं पंचवर्षीय योजना वो किस देश से ली गई है? 23 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि ये पूर्व सोवियत रूस, यानी यूएसएसआर, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रशुल्क लगाया जाता है, यानी जो ट्रैफिक होता है वो हम लोग कब लगाते हैं? प्रशुल्क कब लगाया जाता है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि आयातित वस्तुओं पर, है ना, कि जिस वस्तु को हम लोग इम्पोर्ट गुड्स करते हैं, यानी जो आयातित वस्तु होता है, इम्पोर्टेड गुड्स होता है, उस पर हम लोग क्या लगाते हैं? प्रशुल्क लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत जैसा देश में जो लघु उद्योग होते हैं उसको हमको बढ़ावा देना है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ है 3 कारण। ठीक है, और बोल रहा है कि बताइए कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या फिर दोनों सही है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही, यानी निम्न पूंजी की आवश्यकता और अधिक रोजगारों का सृजन करने में समझ। ठीक है, बाकी ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 26 नंबर क्वेश्चन की विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी जो विश्व व्यापार संगठन है उसका जो मतलब स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 26 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1995। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन की नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं, है ना। कौन कौन सा 3 उपवर्ग है, तो इस 3 उपवर्ग हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का हो जाएगा उपभोग सभी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यही जो है वो 3 उपवर्ग हैं किसका, नई आर्थिक नीति 1991 का। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या, यानी जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रक है उसके लिए सुरक्षित उद्योग कितने हैं अभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा आपका 3, है ना। कितने सुरक्षित उद्योग हैं, 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया, है ना। शिक्षा का जो अधिकार है भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देश माना जाता है ना। यानी विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश जो है वो कौन सा हमारा है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि मानव विकास है, कहता है कि मानव विकास है। मानव विकास हम लोग क्या है, एक साधन है, एक साध्य है। साधन और साध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साधन और साध्य दोनों है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम आपके सामने यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। यानी कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में जो के रूप में भारत में जो रूपांतरित हो रहा है उसमें से निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जहां इनमें से सभी नजर आएगा उसमें टिक उसी को करना है, बस 1 2 छोड़ के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए 33 का देख सकते हैं, कहता है आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, क्या आता है, बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, इनमें से सभी, फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 33 का भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 34 नंबर क्या कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1975, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अधिक होता है ना। ग्रामीण जो श्रम बल होता है वो ज़्यादा होता है किसके तुलना में, शहरी, क्योंकि शहरी लोग कम मेहनत करते हैं, ग्रामीण लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो श्रम ज़्यादा कौन करते हैं, ग्रामीण लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है ना। तो इनमें से कौन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि ताप बिजली, पन बिजली, सौर ऊर्जा या फिर कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। देखिए गैर परंपरागत कहने का मतलब कि जो पहले प्राचीन समय में जो हम लोग ऊर्जा के रूप में हम लोग यूज़ नहीं करते थे, पहले हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में जानते ही नहीं थे, तो ये है गैर परंपरागत। परंपरागत किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं कोयला, पन बिजली, ताप बिजली सब हम लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन सौर ऊर्जा को हम लोग वर्तमान समय में यूज़ कर रहे हैं जब तकनीकी विकसित हुई। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु मृत्यु दर जो है वो स्वास्थ्य का निर्धारण का मेन सूचक है। ठीक है, आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, इसी कारण जैविक खाद यानी कि जिसको हम लोग गोबर वगैरह होते हैं, ये सब जो होता है वो खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सार्क का गठन कब हुआ था। सार्क ऐसा नहीं समझना कोई मछली है, सार्क एक संस्था है ना, इसका गठन कब हुआ था। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 दिसंबर 1985, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। आपको कमेंट में बताना है कि मॉडल सेट कैसा लगा, और आगे के मॉडल सेट के लिए आप वेट कीजिए, हमारा हर एक मॉडल सेट आप जरूर देखिए ताकि आपका एग्जाम जो हो जाएगा वो बेहतरीन हो सके।